बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आज न्यूज नशा के जी साथ जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि कई सवाल हैं उसमें, मैं उन सिलसिलेवार सब सवालों के जवाब जो है आपसे आपकी इस एक लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ जो इनपुट्स निकलेंगे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। खास तौर से अगर मैं बात करूं अभी विकास यादव की, जो कि रॉ के अधिकारी, जो कि अब एफबीआई द्वारा वांटेड हैं और ये पोस्टर्स लग चुके हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट अजित शाही जो हैं वो इस बारे में पूरा जिक्र जो है अपने फेसबुक अकाउंट पर लिख चुके हैं, बता चुके हैं कि कैसे ये सारी पूरी कहानी घटी। तो ये क्या वाकई में अमेरिका इतना दबाव बना रहा है भारत पर कि उन्होंने अपने एक अधिकारी पर इतना दबाव बनाया? उनकी सीक्वेंस तो ये जा रही है जो अजित शाही जी कह रहे हैं कि अमेरिका ने इंडिया पर दबाव बनाया, इंडिया ने यानी अमित शाह जी ने फिर अजीत डोभाल पर दबाव बनाया, अजीत डोभाल ने फिर विकास यादव पर दबाव बनाया, और विकास यादव एक ऐसे व्यक्ति से जाकर के मिल लिए जो कि बेसिकली एफबीआई का ही एजेंट था, और उसके बाद में वो गिरफ्तार हो गए। तो ये पूरी कहानी घूमकर जा रही है, और वो वांटेड आ गया। क्या ये पूरी सिचुएशन में वांटेड लगाने से पहले ये कहां से दबाव शुरू हुआ और कहां कहानी खत्म हुई, ये तो क्लैरिटी इजीली हो सकती थी। तो ये अंदर से बाहर बात कैसे हो गई? देखिए, दो तीन चीजें हैं। विनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मैं जितेंद्र को सुन रहा था। देखिए, जहां तक बात आपने कहा कि विकास यादव कैसे घेरे में आ गए, अजीत डोभाल साहब का नाम कैसे आ गया वहां के कोर्ट्स में, और कनाडा की जो पुलिस है, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, जो वहाँ की सेंट्रल पुलिस है, जैसे ब्रिटेन में स्कॉटलैंड यार्ड है, या हमारे यहाँ सीबीआई है इंडिया में, या एफबीआई है, इस तरह की जो उनकी सेंट्रल पुलिस है, उसने अमित शाह की तरफ इशारा कैसे कर दिया कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं भारत के, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। मुझे लगता है कि हमको कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी आपके दर्शकों को। नंबर एक, RAW, रॉ और IB ये कोई आज से काम नहीं कर रही। ये 2014 के बाद से एक्टिव नहीं हुई है, या जब से मिस्टर अजीत डोभाल वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तब से रॉ और IB जो है वो तब से सक्रिय नहीं हुई है। 60s के डिकेड में, 1960 के दशक में रॉ बनी, और आज़ादी से पहले से इंटेलिजेंस ब्यूरो को अंग्रेजों ने बनाया था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो फिर दो फाड़ में हो गई, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में। तो ये बहुत पुरानी एजेंसीज हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, चाहे वो बांग्लादेश में ऑपरेशन हो, पाकिस्तान में ऑपरेशन हो, चाइना में हो, 60s के डिकेड में, 70 के दशक में, 80 के दशक में। मुझे लगता है कि कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। एक आध जासूस जरूर भारत के पकड़े गए पाकिस्तान में, कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन जितने भी स्पाइस थे, जितने भी जासूस थे, सब ट्रेंड थे, जो अंडर कवर एजेंट्स हुआ करते थे, ये सब ट्रेंड थे, ये प्रोफेशनली मैनेज थे, ये पेरोल पर थे, रॉ के, IB के, और बाकायदा इनको ट्रेनिंग मिलती थी। और जब आप एक ट्रेंड और डिसिप्लिन अंडर कवर एजेंट तैयार करते हैं, जब आप एक ऐसा जासूस तैयार करते हैं देश के लिए, एक ऐसा गुप्तचर तैयार करते हैं जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर उसका सुपरविजन हो किसी IPS ऑफिसर में, फिर वो पेरोल पर हो, उस पर पूरी निगरानी हो, तो सिचुएशन ज्यादा बॉस्टअप नहीं होती। और जब वो पकड़े जाते हैं तो कुछ राज नहीं खुलते, और ये इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज RAW और इंटेलिजेंस ब्यूरो जिस तरह से उनके लिंकेजेस आ रहे हैं, जो कनाडा की पुलिस कह रही है, या फिर जिस पर अमेरिका रिएक्ट कर रहा है, अगर आप गैंगस्टर्स की मदद लेंगे, अगर आप अनट्रेन्ड लोगों की मदद लेंगे, अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, तो ये अंडर कवर एजेंट्स नहीं हैं। जिस लॉरेंस बिश्नोई ने अपने घर को छोड़ दिया हो, जो आप कह सकते हैं उसने पहला क्राइम 16-17 साल की उम्र में किया, 93 बॉर्न है, 93 बॉर्न, और पहला क्राइम उसने 17 साल की उम्र में किया। 2010 से उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट तैयार होती है, और उसके बाद 2015 से वो जेल में बंद है। यानी जब उसकी उम्र 20-22 साल की हुई, जब वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में LLB कर रहा था, उसके बाद से पिछले 9 साल से जो आदमी जेल में बंद है 22 साल की उम्र में, उसने इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया कि उसमें 700 से ज्यादा शूटर हैं। आप सोचिए, 700 शूटर। डी कंपनी के पास भी 20-25 से ज्यादा शूटर नहीं थे। मुख्तार अंसारी हैं या ब्रिजेश सिंह है, जिस तरह के जो गैंग है, 10 शूटर 700, यू इमेजिन 700।
हम लोग ने जिस कंपनीज में काम किया आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप में काम किया, मीडिया कंपनी, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी, उसमें 1000 आदमी थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑन एन एवरेज 200, 300, 400 मुलाजिम होते हैं। यहां साहब एक जेल में गैंगस्टर बंद है और 700 मुलाजिम है जो लोगों की को जान से मार रहे हैं। तो और ये क्या हर गोल्डी बड़े बराबर केस में रोहित गोदारा कर रहे हैं इनके बिहाफ पर लॉरेंस तो मैं बिश्नोई? ये कहना चाह रहा हूं कि आखिर जब से ये लड़का बंद है 2015 में, ऐसा क्या हो गया कि जेल से बंद 22 साल के बच्चे ने पिछले 9 सालों में इतना बड़ा गैंग बना लिया कि आज उसकी बात रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस कर रही है, कैनेडियन पुलिस उसकी बात कर रही है, उसकी बात एफबीआई कर रही है। वो उसने 2 झटके में सलमान खान के घर पे गोली चलाकर और बाबा सिद्दीकी को मार के वर्चुअली पूरा अंडरवर्ल्ड पर वो काबिज हो गया। मुंबई के देश की आर्थिक राजधानी आज उसके कब्जे में। एक फोन जेल से अगर लॉरेंस बिश्नोई कर दे तो मुंबई का कोई बिल्डर, उसकी हैसियत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है कि वो इसकी बात को नजरअंदाज कर दे। एक फोन 100 करोड़ रुपए का है आज लॉरेंस का। तो आप सोचिए कि ये जो नेटवर्क है, 22 साल में जो लड़का जेल चला जाता है, आज तक जेल में बंद है। पिछले 9 साल में ये जो जेल में रहकर इतना बड़ा आपने हिंदुस्तान का अब तक का, मतलब भूतो ना भविष्यति, इतना बड़ा आपने गिरोह बना लिया जिसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, इटली में है, पुर्तगाल में है, पाकिस्तान में है, दुबई में है, हांगकांग में है, वियतनाम में। इतना बड़ा नेटवर्क आपने जेल से कैसे बना लिया? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है। हाउ यू कैन स्ट्रक्चर सच अ बिग सिंडिकेट, क्राइम सिंडिकेट, जब आप जेल में हैं? भाई चलो, दाऊद इब्राहिम है, पाकिस्तान के साथ था, आईएसआई के साथ था, नेटवर्क बनाया विदेश में रहते हुए। छोटा राजन वो भी विदेश में रहता था, सट्टा खिलाते थे, उनके पास पैसा था, फ्रीडम थी। जेल में रहकर आप एक कंपनी फ्लोट कर दें, जेल में रहकर आप हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक गैंग बना दें, जेल में रहकर आपके पास वो असलहे जो पुलिस वालों ने देखे नहीं। जब मूसेवाला की जब हत्या हुई, उसमें AK-96, मतलब जो हमारी हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री के पास नहीं है, इतना मॉडर्नाइज्ड वेपन, इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन, वो कहां से आ रहा है? क्या वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से स्मगल होके आ रहा है? वो नेपाल से स्मगल होके आ रहा है? कौन इसको इतना असलहे इसके लड़के को दे रहे? तो बहुत से सवाल उठते हैं और मुझे लगता है कि अगर हमारी पुलिस की एजेंसियां अगर गैंगस्टर्स की मदद लेंगे, गैंगस्टर्स को पैट्रनाइज करेंगे, तो ये सिस्टम के लिए, देश के लिए, देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत गलत है। हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके लिए बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, जिस फ्लॉ को बार बार वेस्टर्न एजेंसीज पकड़ रही हैं। जी। लेकिन मैं एक बार वापस आपको, क्योंकि ये पूरा एक इतना साम्राज्य क्राइम का आपने बताया है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ तमाम सवाल खड़े हो रहे, वो आपने जिक्र किया, लेकिन विकास यादव कैसे पकड़ा गया? और पकड़ा भी गया, चलिए ठीक है, ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद पोस्टर कैसे लग गए? ये तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती थी अगर ये अजित शाही जी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये वाकई में अमेरिका की ही डिमांड थी कि सिखों को कनाडा और अमेरिका में खत्म करने का जिम्मा अगर भारत को दिया गया, और ये बात अमित शाह ने मान ली। कई सवाल उठ रहे हैं सर इसमें, उन्होंने मान ली, फिर उसके बाद में वो पकड़ा भी गया तो उसके पोस्टर लगा दिया अमेरिका ने। ये कैसी डिप्लोमेसी चल रही है? देखिए, मैं सही कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी कोई भी टेररिस्ट जो हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करा रहा है, बड़े हीनस क्राइम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, सरकार को सीधे चैलेंज दे रहा है, पैरामिलिट्री को चैलेंज दे रहा है, हमारी सेना को चैलेंज दे रहा है, इस तरह का आदमी अगर जर्मनी में छुपा हो, ऑस्ट्रेलिया में छुपा हो, वियतनाम में छुपा हो, तो उसको लिक्विडेट करना चाहिए। और जितने देश हैं, कोई नई हिंदुस्तान दुश्मन बाहर मारती है। अमेरिका देखें, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? ओसामा बिन लादेन क्या अमेरिका में मारा गया था? ओसामा बिन लादेन को बकायदा वहां के प्रेसिडेंट ओबामा ने उसके
डेथ वारंट पर साइन किया और उसके 48 घंटे के अंदर उसको पाकिस्तान में ढूंढ के मार दिया गया। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, इवन सऊदी अरेबिया, आप देखें सऊदी अरेबिया की कई ऐसी किलिंग्स हैं जो लेबनान में हुई हैं, टर्की में हुई हैं। तो जितनी कंट्रीज हैं, इजराइल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जितनी कंट्रीज हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कनाडा हो, या फिर यूएस हो, या सऊदी अरेबिया हो, सब अपने देश के जो दुश्मन उनके होते हैं उनसे निपटते रहते हैं, और हम भी निपटते रहे। हमने कोई पहली बार किसी को नहीं मारा है। मैंने आपसे कहा ना कि आरएडब्ल्यू का काम क्या है, जो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका काम क्या है? उसका काम यही है कि देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है, जो देश के खिलाफ जो बैक्टीरिया, उसको खत्म किया जाए एंटीबायोटिक बन के। तो ऐसा तो है नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम ने ऐसे लोगों को हायर किया जो ट्रेंड नहीं थे, या तो ट्रेंड नहीं थे, और जो ऑपरेशंस थे वो बॉच्ड अप हुए, उसमें कुछ कमियां थी, उनको अनप्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। और जब आप अपराधियों की मदद लेंगे तो उसके परिणाम इसी तरह के होंगे कि पोस्टर चिपकेंगे। फिर आपका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसके खिलाफ जो है कोर्ट कहीं ना कहीं नोटिस देगा। और शायद इसी वजह से डोभाल साहब जा नहीं पाए। मैं डोभाल साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इस देश की सुरक्षा को दी। ये अलग बात है कि वो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया, उनके जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो कांग्रेस के साथ हुए। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह से डोभाल साहब का नाम आ गया और एक इन्वेस्टिगेशन में नाम आ गया, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में नाम आ गया, ये सारी चीजें बताती हैं कि कमियां हैं, खामियां हैं। हमने अनप्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को बदलने की कोशिश करी है, और हम जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए, उसके प्रोफेशनलिज्म के लिए, एक पेशेवर जो एक हमारा एक नजरिया होता है, हर चीज हर तरीके से होती है। अगर मान लीजिए आप अपने चैनल में काम कर रही हैं तो आप एक ट्रेंड जर्नलिस्ट रख रही हैं। कल को कोई पंसारी की दुकान पे कोई लेबर काम कर रहा है, उसको अगर आप माइक थमा दोगे तो फिर बिश्नोई जैसा ही कांड होगा फिर, कि उधर भी मार रहे हैं, उधर भी मार रहे हैं। मतलब आपकी बात समझ गई सरकार मैं। की सरकारी उम्मीद है कि एजेंसियों के लिए भी दर्शक काम कर रहे हैं जी। उम्मीद है दर्शक समझ जाए आपकी इस बात को। मैं समझ गई आपकी जी, बात। नहीं, बहुत सी बातें देखिए क्या है विनीता जी, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहां हम लोग को रॉ से, आईबी से बहुत सी बातें पता लग जाती हैं, लेकिन हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए हम बहुत सी बातें शेयर नहीं करना चाहते, करनी भी नहीं चाहिए, कोई भी हो। बहुत सी बातें राहुल गांधी को पता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कई कमेटियों के मेंबर हैं, उनको पता है। कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है, वो होम मिनिस्ट्री की जो कमेटी है जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की ब्रीफिंग होती है, उनके पास बहुत से एक्सेस है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं चाइना में हो रहा है। लेकिन इवन डिस्पाइट बीइंग अपोजिशन पार्टी, बहुत से फॉरेन अफेयर्स के मैटर हम डिस्कस नहीं कर सकते, हमें करने भी नहीं चाहिए। ऐसा इंडियन सिटीजन आई शुड नॉट डिस्कस कि भाई निज्जर को किसने मरवाया, कैसे मरवाया, किसने गोली मारी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तरीका ठीक नहीं है, आपने रास्ता सही अख्तियार नहीं किया। जो एक प्रोसीजर जब आप तोड़ेंगे, उस तरह देंगे तो क्या होगा सर? वो ये तो किया बस ना, ये गलती तो की ना एजेंसी ने। तो जो जब आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करोगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और मैं पहली बार मेरे देश का गृह मंत्री, हो सकता है कि मैं अमित शाह की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा से सहमत ना हूं, उनके काम करने के तरीके मुझे पसंद ना हो अमित शाह के, लेकिन इस मामले में मैं अमित शाह को डिफेंड करूंगा। वो मेरे देश का गृह मंत्री, मेरे देश की सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उस पर कनाडा की पुलिस कुछ नहीं कह सकती। मैं किसी कनाडा के प्रधानमंत्री को इतनी छूट नहीं दूंगा कि वो मेरे गृह मंत्री के बारे में कहे कि वो क्रिमिनल अपराधी है। नहीं, लेकिन सर आपका गृह मंत्री ये बर्दाश्त नहीं में भी होगा तो आ रहे हैं ना अमेरिका के, यहाँ पर इस जी। लाइन को लेकर के आप ही के, हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं वो अमेरिका के दबाव में भी तो आ रहे हैं ना। जब ये ऐसी चीज का जिक्र सामने आता है, अगर ये थ्योरी जो अजित शाही ने लिखी है, अगर यही है कि किस तरह से उन्होंने कनाडा और अमेरिका में सिखों खत्म करने की बात की और उसका मैम जवाब ऐसा दे दिया है, उन्होंने। मैम ऐसा है, अमेरिका हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इनको क्या मतलब है किसी के गृह मंत्री से, विदेश मंत्री से? ये तो अपनी हित की बात करेंगे ना। बात वो सिर्फ एक सिख आतंकवादी की नहीं कर रहे, उनको लगता है कि यार कल को हमारा किसी और आदमी को मार दिया, कि भारत की एजेंसियां यहां आकर कैसे निपट रही हैं। हम कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, हम कोई पाकिस्तान तो है नहीं,
हम एक ऐसे देश हैं जिसको नाज है अपनी सुरक्षा पर, और उसकी सुरक्षा के भीतर कौन लोग आ रहे हैं, भले वो आतंकवादी को मारने आ रहे हैं। अगर मेरे घर में कोई चोर है तो मैं निपटूंगा, दूसरा आदमी पकड़ के कैसे ले जा रहा है मोहल्ले का मेरे घर से चोर को। बेसिकली सॉवरेनिटी की बात है। तो वो उनको देखिए, अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, इनके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट इंटरेस्ट है। वो इनके सर्वोच्च, इनके जो है स्वार्थ जो है देश की सुरक्षा को लेकर है, उनके इंटरेस्ट है उसमें। तो चाहे भारत अगर उसमें हस्तक्षेप करता है तो जाहिर तौर पे, मैं आपको एक छोटा सी बात बता रहा हूं। चलिए, ये तो अमेरिका और कनाडा है। एक बार चंद्रशेखर साहब की सरकार थी, और ये स्टोरी मैंने ब्रेक करी थी। ये 90s की सरकार है, 90s की बात हो रही है, 1990 के दशक की। दाऊद इब्राहिम के एक आदमी को लेकर और मिर्जा दिलशाद बेग को लेकर बबलू श्रीवास्तव को एजेंसियों के जरिए काठमांडू भेजा गया, और काठमांडू जाके उसने एक होटल में बकायदा वो बंदूक लेके घुस गया, वहां पर बबलू श्रीवास्तव को पकड़ा गया। चंद्रशेखर की सरकार थी, बाद में शायद नरसिम्हा राव की सरकार आ गई थी। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने जब बबलू श्रीवास्तव को वहां पकड़ा और ये हुआ कि साहब इनके पीछे एजेंसीज हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको इंटरपोल के जरिए आना चाहिए था। आप हमारी जमीन पर, आप नेपाल की जमीन पर अपने गुंडे को पकड़ने के लिए, शायद बबलू श्रीवास्तव को पकड़ने के लिए गए थे, आई एम सॉरी, बबलू श्रीवास्तव को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की एक टीम गई थी। और तब नेपाल ने हस्तक्षेप किया, नेपाल ने विरोध किया, नेपाल ने खुलकर कहा, बात बढ़ जाती, क्योंकि मित्र देश था तब। नरसिम्हा राव या भारत के प्रधानमंत्री को उस वक्त सदन में माफी मांगनी पड़ी कि हमसे गलती हो गई, अगली बार कोई भी ऑपरेशन हम करेंगे, चाहे हमें अपना ही गुंडा पकड़ना हो, हम नेपाल पुलिस को रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम नेपाल पुलिस के जरिए काम करेंगे। तो कोई भी देश, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अमेरिका हो, अपने देश में इस तरह की हत्या, इस तरह की वारदातें, इस तरह का क्राइम बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सारी चीजें चोरी छुप के की जाती हैं, चुपके चुपके की जाती हैं। इसमें अंडरकवर एजेंट काम करते हैं। यहां पर क्या हुआ कि हमारे एजेंट पकड़े गए। जब पकड़े गए तो कैसे कोई छोड़ देगा? कल को आप सोचिए, फ्रांस के और इटली के कुछ जासूस थे जो हमारे बॉर्डर पर, खासकर केरल साइड पर, यूरोपियन जासूस वहां पर कुछ नक्शे वक्शे उतार रहे थे, हमारे हाई सी के अंदर घुसे वो, और कुछ मरीन जो हमारे समंदर की वो कुछ जासूसी कर रहे थे, उसकी शूटिंग कर रहे थे, और वो उस शिप को इंटरसेप्ट कर लिया कोस्ट गार्ड ने, नेवी ने। उसके बाद यूरोपियन जासूसों को माफी मांगनी पड़ी, देश को माफी मांगनी पड़ी, हमने छोड़ थोड़ी ना दिया, हमने उनको जेल में बंद रखा। उसके बाद जब माफी मांगी तब हमने छोड़ा। कहने का मतलब है कि कोई भी फॉरेन में ऑपरेशन अगर होता है, विदेश में हम कोई ऑपरेशन करते हैं, तो ये बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ करना चाहिए। ऐसे लोगों से नहीं कराना चाहिए जो पेशेवर अपराधी हों, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती। जो अपने माँ बाप का नहीं हो, देश का कैसे हो सकता है? सर, ये सारी चीजों में ना एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, माफ करना मैं पूछने से रोक भी नहीं पा रही हूँ। परिस्थितियां जो है सर, जो खालिस्तानी जैसा मुद्दा है, जो कनाडा में तो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, अब तो मतलब एक दोनों ही चीजें ऑलमोस्ट मिक्स हो चुकी है। वहां पर कोई अपने घर में भी एक नॉर्मल अपना झंडा नहीं लगा पाता, ये परिस्थितियां हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना और उसका इस पर कॉल लेना और हमारे इंटरेस्ट का भी इसमें कॉमन होना, ये दोनों चीजों पे अगर आप थोड़ी सी जानकारी साझा कर दें तो। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कनाडा हमारा मित्र देश है और मित्र देश रहेगा। हम सिर्फ उनके मौजूदा प्रधानमंत्री की बात ना करें। अमेरिका से हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशन है। हम आज की तारीख में डिफेंस टेक्नोलॉजी उनसे शेयर कर रहे हैं। हम उनसे डिफेंस के, हम उनके लिए बड़े कस्टमर हैं, और हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी है, उसमें हम बहुत सी जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हैं। हम उनसे टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं। डिफेंस में हम बहुत उनके साथ मिलकर अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। तो अमेरिका आज की तारीख में चीन के खतरे को देखते हुए, अमेरिका मित्र देश है, बल्कि मैं मित्र देश नहीं कहूँगा, हमारा स्ट्रैटेजिक फ्रेंड है। रणनीति के उस पर वो मित्र है वो हमारा। लेकिन
अगर कोई भी ऑपरेशन अमेरिका में हिंदुस्तान के अपराधी करते हैं और अमेरिका को उसको नजर पड़ जाती, कुछ सबूत मिल जाते, कुछ फोन कॉल्स हो जाते हैं, जैसे आप अजीत शाही साहब की स्टोरी है कि अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है कि आप अमेरिका में किसी को मरवा रहे हैं और एफबीआई के ही आदमी से आप डील कर रहे हैं। मतलब मैं दिल्ली पुलिस के किसी सिपाही से या दरोगा से मैं उसको अप्रोच करूं, उसी से सुपारी की किलिंग कराऊं दिल्ली में, तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो ये तो एक बहुत मूर्खता की सारी सीमाएं, मतलब मैं कहूंगा, पार कर दी। इतना बॉच्ड अप ऑपरेशन शायद ही इंटेलिजेंस ब्यूरो या आरएडब्ल्यू ने कभी किया होगा कि हम एफबीआई के अंडर कवर एजेंट से को ही सुपारी किलर मान बैठे, उसको ही हम सुपारी दे रहे हैं और हमने उस प्रोसेस में उसको सारे सबूत दे दिए, सारा एक्सेस दे दिया। तो ये तो गलती है। ये गलती क्यों हुई? ये गलती इसलिए हुई ओवर कॉन्फिडेंस। मोदी है तो मुमकिन है, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें इससे बचना चाहिए था कि जब हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम देश को के नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो हम ऑपरेशंस में प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे एसओपीज कहते हैं, उससे हमें डेविएट नहीं करना चाहिए। हमें किसी पेशेवर अपराधी से की मदद नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने अंडर कवर एजेंट्स, आईबी और रॉ, इतना बड़ा बजट है इनका, अनअकाउंटेड बजट है कि कोई विपक्ष का भी सवाल नहीं पूछ सकता आईबी के बारे में, रॉ के बारे में। पार्लियामेंट में रॉ और आईबी को आप डिस्कस नहीं कर सकते। कोई पत्रकार, कोई सांसद, कोई विपक्ष का नेता सवाल नहीं उठा सकता और उठाता भी नहीं। तो जो इतना बड़ा महकमा है, जिसके पास इतने जासूस हैं, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसको क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसे सिरफिरे लोगों की वो मदद ले रहा है? तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, खामियां हैं, कमियां सामने आई हैं और उन कमियों का फायदा अमेरिकन सिस्टम ने उठाया। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट जब अमेरिका का होगा तो वो ना भारत को कुछ समझेगा, ना वो पाकिस्तान को कुछ समझेगा। वो पैरामाउंट इंटरेस्ट उनके लिए। तो उसने कोई मुरव्वत नहीं करी। उसने, अमेरिका ने किसी तरह का भारत पर कोई एहसान नहीं दिखाया। उसने सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमारे देश के एक नागरिक पर ये हमला, उसको असैसिनेट करने का एक प्रयास हुआ। उस प्रयास में मेरा इन्वेस्टिगेशन अमेरिका का ये कहता है इसमें कुछ भारत सरकार के एजेंट इन्वॉल्व हैं। ये उसने कह दिया क्योंकि उसके पास सबूत था। हम ये सोच रहे थे कि भाई जिससे हम इतने हथियार खरीद रहे हैं खरबों रुपए के, शायद वो मुरव्वत करेगा, शायद वो ये राज नहीं खोलेगा। यहाँ पर इस तरह के जो देश हैं वो आप पर बिल्कुल रियायत नहीं करते। नो कंसेशंस व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। ये जान लीजिए आप, ये बुनियादी फंडामेंटल जो एक रूल है, थंब रूल है। हम भी अगर कोई अमेरिका का जासूस पकड़ लेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई इजराइल का जासूस, भले ही इजराइल से हमारे संबंध अच्छे हों आज की तारीख में, लेकिन इजराइल का कोई जासूस यहाँ आकर किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाके गोली चला देगा और सबूत आएंगे तो हम उसको उठाएंगे। एक किसी के घर में भी चोरी होगी तो वो तो बोलेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती कि क्योंकि अगर हम रॉ अधिकारियों की बात करें तो उनका ये मानना होता है कि आज की तारीख में मोसाद से ज्यादा बेहतर रॉ है। अब यहाँ पर आपका क्या मानना है? देखिए, आज पाकिस्तान में जितने वहाँ के लश्कर के, जैश के या इस तरह के जो आतंकवादी हैं, जितनी हत्या उनकी हो रही है, इतनी हत्याएं कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कोई टेररिस्ट है जिसने हमारे सॉइल पर क्राइम किया है, जिसने हमारे निरपराध लोगों को मारा है, नागरिकों को मारा है, हम उससे बदला लेंगे। हम उसको कहीं ना कहीं लिक्विडेट करेंगे, वो जहां भी हो। दुनिया अब हमारे लिए, आप कह सकते हैं, एक किताब आई थी जो सीआईए के एक बड़े ऑफिसर ने लिखी थी। उस किताब का टाइटल था नो प्लेस टू हाइड। इस दुनिया में अब तुम कहीं छुप नहीं सकते। तो आरएडब्ल्यू की जो रीच है आज, वो दुनिया के हर कोने में उसकी रीच है। तो आरएडब्ल्यू एक बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है और तमाम कुर्बानियों से, विनीता जी, तमाम जासूसों के जो जिन्होंने देश के लिए वो निछावर हो गए, कई फांसी पे चढ़ गए, उनका नाम तक नहीं आया, उनको इतनी यातनाएं दी गई जेलों में पाकिस्तान के कि उन्होंने एक बार भी चू नहीं किया कि हमको किसने भेजा।
कौन अफसर हमें सुपरवाइज कर रहा था, कभी नाम नहीं लिया। तो हमारी जो रॉ की जो एजेंसी है, जो इंदिरा गांधी के टाइम पर जिसको एस्टैब्लिश किया गया था, जिसने बांग्लादेश के लिबरेशन में एक सोचिए मुल्क जो है बना दिया नया, कभी हुआ है? क्या इतनी हैसियत है मोसाद की? क्या इतनी हैसियत है सीआईए की? आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? इंदिरा गांधी का नहीं था। उसमें सबसे बड़ा रोल आरएडब्ल्यू का था, जिसने ट्रेनिंग दी। तो आरएडब्ल्यू एक बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है। कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलतियां हो गई, जिसकी वजह से कुछ राज खुल गए। मुझे लगता है कि फ्यूचर में चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सारे नेता, सारे पत्रकार एक हैं। चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, चाहे वो सेंट्रिक हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, एवरीवन इज वन व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी विच इज पैरामाउंट। तो हमारी देश की एजेंसियां हमेशा से प्रोफेशनल रही हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं उन्होंने, जिसका कोई मतलब सानी नहीं है इस दुनिया में। मैंने कहा ना, बांग्लादेश एक नई कंट्री बना दी साहब, और वो कंट्री ऐसी नहीं है कि छोटी मोटी कंट्री है, कोई हवाई आइलैंड है या कोई आइलैंड है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश पॉपुलेशन में आप देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है वो, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आज की तारीख में। उसको तकसीम कर दिया, पाकिस्तान को तकसीम कर दिया और बना दिया। आज हम अपनी एजेंसीज के वजह से सियाचिन में सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड में वॉर लड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। तो हमारी एजेंसीज प्रोफेशनल हैं, गलतियां हुई, खामियां हुई, अब इसको जो है क्या किया जाए, पर्देदारी की जरूरत है। आप चाह रही हैं कि मैं पूरा पर्दा ही खींच दूं, तो मैं कम से कम आरएडब्ल्यू में, आईबी पे, मैं इंटरनेशनल ऑपरेशन, मैं अपने फॉरेन अफेयर्स पर, मैं अपनी देश की सुरक्षा पे हमेशा देश के साथ खड़ा हूं। चाहे वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री बन जाए, कोई बन जाए, या आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो भी मैं आपको डिफेंड करूंगा। कम से कम जहां तक देश की सुरक्षा की बात, जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या? फिर क्या मोदी, क्या राहुल गांधी? अगर इस देश को बनाना, रिपब्लिक बनाना है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल मैटर, अगर करप्शन का मामला है, यही अमित शाह अगर 4 पैसे लेके सट्टा खिला रहे, मुझे सबूत मिला, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा अमित शाह को। लेकिन अमित शाह का नाम अगर एफबीआई लेगा तो फिर वो मेरा गृह मंत्री है साहब, ये याद रखिएगा। मेरा गृह मंत्री है वो, मेरी सरकार है वो, भले मोदी की हो। लेकिन हां, अगर देश में गड़बड़ करेंगे तो हम जरूर स्टोरी करेंगे। अगर इनका लड़का कुछ करेगा, जरूर उसको एक्सपोज करेंगे। आप हमारे पैसे खाओगे, आप करप्शन करोगे, आप सट्टा खिलवाओगे, आप देश में अगर कुछ इलेक्शंस में घपले करोगे, सरकारें गिराओगे, चुनी हुई सरकारें गिराओगे, ईडी का इस्तेमाल करोगे गलत तरीके से, आप अगर इनकम टैक्स का इस्तेमाल करोगे, तो हम जरूर बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए। लेकिन कनाडा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अजीत डोभाल पे या अमित शाह पर बोल सके। और ये स्टैंड मेरा नहीं है, ये स्टैंड पूरे देश का होना चाहिए। आप डिफेंड कर रहे हैं अपनी कंट्री को यहाँ पे, लेकिन ये भी तो बिल्कुल होता है कि आपकी कंट्री के जो नुमाइंदे हैं, उनको तो कम से कम इतनी अच्छी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी ना, कि ताकि अरे साहब, कह तो दिया, गलती हो गई, बोल तो दिया कि गलती हुई है, मैं कह तो रहा हूं कि दे हैड कमिटेड, नेग्लिजेंस हुई है, नेग्लिजेंस हुई है, लापरवाही हुई है, तभी तो ये आज कनाडा नाम ले रहा है, तभी तो आज यूएस इतना कुछ बोल रहा है। अब दूसरी गलती हो गई सर, विकास यादव, फिर दूसरी गलती, एक के बाद एक गलतियां। अरे साहब, एक सिरा पकड़ा गया तो उस सिरे से कई कहानियां खोलेंगी ना। तो अब सबक मिल चुका है। मुझे लगता है कि डोभाल साहब प्रोफेशनल आदमी है, गलतियां हो गई कभी कभी, देखिए क्या होता है। अब मोदी जी ने इतनी ज्यादा जिम्मेदारी डोभाल साहब को दे दी थी कि जाओ पुतिन से भी मिलो, जाओ शी जिनपिंग से भी मिलो, जाओ व्हाइट हाउस में मीटिंग करो। हाँ, वो वहां जाके सफाइयां तक दे रहे हैं। तो उस चक्कर में उनका अपना जो बुनियादी काम था कमजोर हो गया। भाई अगर मान लीजिए आप मेरी पॉलिटिकल एडिटर हैं, आपका काम है पॉलिटिकल की खबरें ब्रेक करना, आपका काम है कि भाई
इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी खबर करना, पार्लियामेंट में क्या रहा उसकी खबर करना। लेकिन अगर आप मेरी पॉलिटिकल एडिटर हो, मैं आपसे कहूँ कि भाई जरा वो हमारा लाइसेंस फंस गया, जरा मोदी जी से बात करके जरा वो लाइसेंस ठीक करा दो, या अमित शाह से बात करके ये काम करा दो, या इनकम टैक्स की रेट पड़ी जरा जाके निर्मला सीतारमन से बात कर लो। अगर मैं आप पे वर्कलोड बहुत ज्यादा विनीता जी डाल दूं तो हो सकता है आप खबर करना भूल जाएं, आप उसी में लग जाएं, जैसे बहुत से पत्रकार आज की तारीख में लगे हुए हैं। तो डोवाल साहब पे ज्यादा काम डाल दिया, जो उनको असली काम करना था, जासूसी, जेम्स बॉन्ड, ये सारी चीजें। तो जेम्स बॉन्ड को आपने काम ज्यादा दे दी कि जाइए पुतिन से भी मिल आइए, जाइए फ्रांस के मैक्रोन से भी मिल आइए, शी जिनपिंग से भी बात करिए। तो मोदी जी ने काम ज्यादा दे दिया, और जब काम ज्यादा होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है, तो कभी कभी नीचे गलतियां हो जाती है। सर आप बहुत खूबसूरती से इस बात को कह रहे हैं, उम्मीद है कि लोग समझ लें इस बात को, क्योंकि जो गलतियां एक के बाद एक हो रही हैं इस देश में इंटेलिजेंस के लेवल पर, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। आप बहुत खूबसूरत तीर के साथ इस वक्त अपनी बातों से जो शिकार कर रहे हैं, वो देखिए, मुझे तो समझ में आ रहा है। मैं फिर कहूंगा जो भी दर्शक आपके देख रहे हैं, मेरे भी जो चाहने वाले हैं, मैं फिर कहूंगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी मैं नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर अमित शाह पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि अमित शाह ने गलती करी, तो मैं अमित शाह के साथ खड़ा हूं और रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अमित शाह और डोवाल अगर हिंदुस्तान के भीतर कोई गलती करते हैं, अगर हमारी एजेंसियों को मिसयूज करते हैं, अगर जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं, किसी आदमी को सबसे अमीर बनाते हैं, या किसी के हाथ में बंदूक रख देते हैं और मुझे सबूत मिलता है, तो मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा जी। ठीक है सर, लेकिन कंट्री के अंदर मैनेजेबल है सिचुएशन, कंट्री के बाहर तो ये मैनेजेबल ही नहीं होती है, इसके रिपरकशंस आएंगे। इसीलिए मैं विनीता जी कह रहा हूं कि बहुत गंभीर गलतियां हुई हैं, लापरवाहियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज देश को कनाडा या अमेरिका की बातें सुननी पड़ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि डोभाल साहब ने एक्सपीरियंस्ड आदमी है, 60-70 साल, मतलब 82 साल की उनकी उम्र है, 50 साल 55 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें इस पूरी फील्ड में। वो नंबर 1 आप कह सकते हैं, वो इस देश के सुपर स्लूथ रहे हैं। उनसे बड़ा कोई जासूस नहीं, जैसे केपीएस गिल से या रिबेरो से बड़ा कोई पुलिस वाला नहीं था। तो ये बात माननी पड़ेगी कि वो सचिन तेंदुलकर हैं, जहां तक एस्पिनेज की बात है, जहां तक जासूसी की बात है। लेकिन क्योंकि वर्कलोड उनको ज्यादा दे दिया गया, अजय डोभाल को काम ज्यादा दे दिया गया, सारे काम उनसे कराए जा रहे थे, मोदी जी ने उनको अलादीन का चिराग मान लिया। तो जेम्स बॉन्ड को जब आप अलादीन बनाओगे तो गलती हो जाएगी, बस ये क्रक्स है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस अगर डोभाल जी को इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये जानती हूँ कि एजेंसीज को लेकर आपका एक्सपीरियंस भी बहुत लंबा है, आप भी जानते हो। नहीं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि चाहे डोभाल हो या कोई भी सरकार हो, राहुल गांधी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, मनमोहन की सरकार हो, इन गलतियों को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है कि कहाँ गलती हो गई, और भारत अब इस तरह की गलती शायद फिर नहीं करेगा। जो भी फॉरेन अफेयर्स में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस मुझे लगता है प्रोफेशनल ही लोग करेंगे। जो जासूस रॉ के हैं, जो जासूस ट्रेंड हैं आईबी के, वही करेंगे। गलत लोगों से काम नहीं कराया जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आशा होना अच्छी बात है सर, लेकिन जब गलतियां हो जाती हैं तो वो बहुत सारा कुछ मामला खराब कर जाती हैं, और उसकी कोई भी डैमेज कंट्रोल नहीं होते हैं। ये तो आप जानते हो अच्छे से सारी परिस्थितियां, और ऐसा भी है भी नहीं कि पहली बार हुआ है, पहले भी हुई हैं ऐसी परिस्थितियां, लेकिन एक के बाद एक दूसरी ये वाली गलती थोड़ी सी ज्यादा तस्वीर खराब करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।